बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी और इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर के 2 बज रहे हैं और लंदन में सुबह के 9 बज रहे हैं। अब से 5 घंटे के बाद लंदन में हम 8 फरवरी में चोरी होने वाले इलेक्शन और दूसरी फस्तायत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। मैं भी इस वक्त लंदन में हूँ और अब से 5 घंटे के बाद इंशाल्लाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मैं भी इस एहतजाज में शामिल हूँगा। अगर आप लंदन या उसके गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर इस एहतजाज में शामिल होइए। अब आते हैं आज की जो ख़बरें हैं उनकी तरफ। आज की जो पहली बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक और खुला ख़त लिख दिया है। जी हाँ, अभी पहले ख़त ने ही कड़ाके निकाले हुए थे। कोई कह रहा था ख़त मिला नहीं, कोई कह रहा था ख़त रिजेक्ट कर दिया, कोई कह रहा था ख़त जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से ऑफ़र है कि मेरे से बात कीजिए, मैं पीछे जाने को तैयार हूँ। तो कोई कह रहा था कि जो ख़त है वो चार्जशीट है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, और कोई कह रहा था ये फ़ौज और आर्मी चीफ और फ़ौज और अवाम के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश है। ज़ाहिर है ये तमाम जब तज्ज़िये आप साथ साथ रख कर देखते हैं तो आपको ये भी नज़र आता है कि ISI और DGISPR का इदारा ये मुतफर्रक किस्म का माहौल मीडिया के अंदर पैदा कर रहा था। मतलब पाकिस्तान के जो टॉप जर्नल्स हैं वो जानबूझकर टाउट सहाफ़ियों से ऐसे तज्ज़िये करवा रहे थे कि ये ख़त जो है वो कोई एक सिमत लेता हुआ नज़र ना आए। खुद ही तरह तरह के तज्ज़िये इसके ऊपर करवाए जा रहे थे, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि माहौल को गदला करने की कोशिश थी और इस ख़त को सीरियस ना लेने की एक एफ़र्ट थी। इमरान खान साहब क्योंकि हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तारीख़ के तालिब इल्म भी हैं इमरान खान। उन्होंने जो उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन है उसमें उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ रखी है और हिस्ट्री में उनकी गहरी दिलचस्पी भी है। और हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि क्या मामलात माजी में हो चुके हैं, और अगर ऐसे ही मामलात हो चुके हैं तो मुस्तकबिल में उनके नताइज वही करने से क्या मुख्तलिफ होंगे या वैसे ही नताइज आएंगे। तो उन्होंने जब ये सब कुछ होते हुए बाहर देखा तो अब उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है और बग़ैर कोई ढकी छुपी उन्होंने जो को कसर रह गई थी वो भी निकाल दी है। और अब आर्मी चीफ जो है वो फंस गए हैं, या तो इसको जवाब देंगे और अगर चुप रहेंगे पिछले ख़त की तरह तो मज़ीद हजीमत उठानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये जो ख़त है ये पूरी आवाम के नाम है। इमरान खान का एक और खुला ख़त है। उन्होंने इस ख़त का अनवान ही इमरान खान ने लिखा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दूसरा खुला ख़त। इमरान खान ने सबसे पहले तो अपना जो एक तारफ़ करवाया है या तकाबली जायज़ा दिया है उन तमाम लोगों को जो तिफ़ले मकतब हैं इस सारे मामले के अंदर। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातर नेक नियति से आर्मी चीफ के नाम ख़त लिखा ताकि फ़ौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर ज़िम्मेदारी से दिया गया। इमरान खान कह रहे हैं कि इसका जवाब ज़ाहिर है जवाब आर्मी चीफ ने ही देना था। आर्मी के डिफरेंट जो भी उनके इस टाइम DGISPR हैं या जो इस टाइम जनरल मुश्ताक साहब हैं इन्होंने ही देना था ना। तो इन लोगों ने उन्होंने कहा कि बहुत ही गैर ज़िम्मेदारी और गैर संजीदगी के साथ इसका जवाब दिया है। उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। ज़ाहिर है यहाँ मकबूल और बड़ी का मतलब ये भी जिसने 90% वोट लिया हुआ है और जिसने 180 से ज़्यादा सीटें जीती हैं पूरे मुल्क के अंदर, एक आध जगह छोड़ के 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की हुई है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ है और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। एक दफ़ा फिर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को ये बता दिया कि आपने चले जाना होगा रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर, जैसे जनरल कियानी और दूसरे दोस्त जो हैं वो कभी वहाँ होते हैं कभी यहाँ, प्रॉपर्टी सारी उनकी मुल्क से बाहर हैं। मैंने यहीं रहना है, मेरा जीना मरना यहीं पर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मज़म्मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा।
लेकिन उसे गैर संजीदगी से लिया गया, तो मैं दूसरा खत लिख रहा हूं। मैंने जिन 6 निकात की निशानदेही की उन पर अगर अवामी राय ली जाती तो 90% अवाम उन निकात की हमायत करती। आगे फिर उन्होंने खोल के लिख दिया है कि कैसे एजेंसीज ने प्री पोल रिगिंग की, अदलिया पर कब्जा किया, पार्लियामेंट को गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाई, पॉकेट जजेस, ये टर्म आपने याद रखनी है, पॉकेट जजेस, क्योंकि वेस्ट में इस टर्म को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। इमरान खान कम्युनिकेशन के बहुत माहिर हैं। वो हमेशा, जैसे मोदी को उन्होंने जब कॉर्नर किया था, याद कीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल वो टर्म्स यूज की थी जो वेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से मोदी और हिंदुस्तान अब पाकिस्तानी फौज का तो हमायती हो गया है। अगर आप उनका तज्जिया देखेंगे, जो अजल की दुश्मनी थी, तो अब हिंदुस्तान को पाकिस्तानी फौज तो काबिल कबूल है, इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट और उसे नाज़ीज़ के साथ कंपेयर किया था, उस जुबान में बात की थी जो अवाम को समझ आती है। जैसे हमारे यहाँ, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप किसी को कहें कि ये बहुत यजीद है, तो ये लफ्ज़ ही अपने अंदर बहुत बड़े बड़े मानी रखता है। आप ये भी कह सकते हैं किसी को कि बड़ा जालिम है, बड़ा कठन दिल का है, बहुत बुरा, तो कई लफ्ज़ आपको कहने पड़ेंगे, कई जुमले उस शख्स के जुल्म को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहने पड़ेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ एक लफ्ज़ कह देंगे ना कि ये शख्स बहुत यजीद है, तो फिर वो तमाम जुमले, वो तमाम कैफियत, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस उस एक लफ्ज़ के अंदर समा जाएंगे। क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी ज़ुबान में, बचपन से हमारा जो इंटरेक्शन है, हमारे मज़हब में, उस तमाम चीज़ें हमें पता है कि यजीद की करतूत क्या थी और उसने क्या कर रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान ने, क्योंकि तारीख़ पढ़ी हुई है, इमरान खान क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ को जानते हैं, इमरान खान की क्योंकि पूरी जो पिछली सिविलाइजेशंस या मौजूदा सिविलाइजेशंस के अंदर बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, तो उन्हें पता है कि ये जो टर्म्स हैं इनका इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगले को, जैसे मैंने आपको कहा कि यजीद कहेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आएगी, अगले को उस जुबान में उससे बात करनी जो उसको समझ आए। इसीलिए उन्होंने जब हिंदुत्व का लफ्ज़ मोदी के साथ लगाना शुरू किया, तो उसके बाद ये लफ्ज़ पूरी दुनिया में एक टर्म बन गया है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान आज पाकिस्तानी फौज के सरबराहों के करीब तो जाना चाहती है, लेकिन इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। इस पर किसी दिन दोबारा बात करेंगे तफसील के साथ कि ये सारा मामला है क्या। लेकिन अभी वापस आते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने पॉकेट जजेस, मीन जेब में जो आपके हैं जजेस, वो भर्ती किए हैं, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका कानून लाए हैं, सियासी अदम इस्तेकाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया है। उन्होंने मुकम्मल चार्जशीट एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर लागू कर दी है। उन्होंने एक दफ़ा फिर जो जराइम या जो चीज़ें उन्होंने सरजद की हैं वो वाज़े तौर पर उनको लिख कर बताई हैं। आपने सुन रखा है कि असल जहाद जो है वो जालिम हुक्मरान या बादशाह के सामने कलमा हक कहना है। इमरान खान वो कर रहे हैं, जानते बूझते कि इसके असरात हो सकते हैं, इसकी रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, उसके बावजूद खुले दिल, खुले कल्म और खुले अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं और वाज़े तौर पर ललकार कर कह रहे हैं कि गलत को गलत कहूँगा, नहीं डरूंगा। बहरहाल आगे उन्होंने जो अगले पैराग्राफ में चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ही परेशान करने वाली हैं, तकलीफ़देह है मेरे लिए भी कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे पता है आपके लिए भी तकलीफ़देह होंगी जब आप उन्हें सुनेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसे ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है, ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा एक कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन, कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बिखेर रहा है, बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। मतलब वो हमारा अपना पाकिस्तान आर्मी का कर्नल नहीं है, बल्कि वो काबिज फौज का कर्नल हो जैसे कोई। पहले अडयाला जेल के फर्ज शनास सुप्रिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल की मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया।
मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। यह आपके मुल्क का एक साबिक वजीर आजम कहता है। आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम कहता है कि 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जेल की चक्की में रखा गया, मौत की चक्की में रखा गया और मुकम्मल अंधेरा था, वहां रोशनी की किरण नहीं पहुंचती थी। यह आपकी अपनी फौज के एक कर्नल साहब जो अडयाला जेल में, जिनको जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपॉइंट किया हुआ है, वो उनकी इमां पर आपके अपने साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आजम भी, क्योंकि आपने उन्हें 90% वोट देकर मुंतखब किया हुआ है, उस वजीर आजम के साथ ये सब कुछ अडयाला जेल के अंदर किया जा रहा है। बहरहाल इसके आगे जो बात आपके सामने रखते हैं, तकलीफ दे है मेरे लिए भी आपको सब कुछ बताना। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और यहां तक कि टीवी भी ले लिया गया, मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई। इस मामले में अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, अदालती ऑर्डर के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती। पिछले 6 महीने में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया। मेरी अहलिया की भी मेरे साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, हालांकि वाज़े अदालती अहकामात हैं। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। फिर उन्होंने बताया कैसे फ्रॉड करके जजेस से उनको सजाएं दिलवाई गईं और सज़ा देने वाले जज का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और उस जज ने खुद बताया कि उस पर और उसकी अहलिया पर प्रेशर है कि इमरान खान को हर सूरत सज़ा देनी है। फिर आगे उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर को जिस तरह कत्लो गारत की गई, सीधी गोलियां चलाई गईं और सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे मारे गए, 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानियों पर जमीन को तंग कर दिया गया। फिर उन्होंने खवातीन के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या मेरी अहलिया हों बुशरा बीबी, उनके साथ वो सलूक हुआ जो हमारी इक़दार के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनको भी जेलों के अंदर रखा गया और उनके तकद्दस को पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। ये हमारे दीन का हुक्म तो है ही, इसके साथ साथ हमारी माशरत में भी यही कानून राइज है। उन्होंने कहा कि जंगी हालात में भी दुश्मन की औरतों और बच्चों से बदसलूकी ना की जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात थे। लेकिन यहाँ हमने अपनी हमवतन माओं, बहनों, बेटियों का लिहाज नहीं रखा। ये सब हमारी रवायात के मुनाफी है। इसकी वजह से अवाम में फौज के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई है। ये इमरान खान का कहना है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, जिसका सदेबाब बर वक्त हो जाए तो ये फौज और मुल्क दोनों के हक में बेहतर है, वरना इससे नाकाबिले तलाफी खसारा उठाना पड़ सकता है। पीका कानून को भी उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज़ बंद करने, सहाफ़ियों को तंग करने, इंटरनेट बंद करके लोगों के करियर बर्बाद करने के लिए इंटरनेट में भी खलल डाला गया है। अब उन्होंने कहा कि चंद अफराद की ख्वाहिशात और चोरों को अवाम पर नाफिज करने के लिए ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में है, मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी है, बेरोज़गारी है और महंगाई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज के पीछे कौम खड़ी हो, लेकिन जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं और फ़ौज और अवाम का जितना खलीज हो चुका है, ये समझ से बाहर है कि ख़ुद को आइन और कानून से बालातर समझ से हुए अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि अगर आखिरी जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, और ये काम फ़ौज को ख़ुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी। एक और टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है जो वेस्ट को और पूरी दुनिया को समझ आएगी कि इमरान खान क्या पैगाम दे रहे हैं। आर्मी के तमाम सीनियर जनरल्स को भी समझ आएगी कि इमरान खान क्या पैगाम दे रहे हैं।
बहुत ही पावरफुल लेटर है जो उन्होंने आर्मी चीफ के नाम लिखा है। पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई लगी लिपटी नहीं है, सब कुछ खोलकर उन्होंने बयान कर दिया है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर्ट में बॉल है। और मैं ये भी वाजे बता दूं कि जो आर्मी के सीनियर तरीन जनरल्स हैं वो ये सब कुछ देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से कुछ बैठकर आर्मी चीफ के साथ बात करेंगे और इदारा अपने अंदर खुद एहतसाबी की कोई ना कोई रीत डालेगा और इस सब को बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो सलूक एक अवामी लीडर के साथ एक कर्नल कर रहा है अडयाला जेल के अंदर, ये शर्मनाक है। किसी भी जिंदा कौम के लिए ये शर्मनाक है। हम सबको अपने सर शर्म से झुका देने चाहिए। जो वहां पर बैठा एक कर्नल जिस तरीके से इमरान खान पर जुल्मों सितम कर रहा है, ये बयान करते हुए भी तकलीफ हो रही है और मुझे पता है ये आप लोगों को सुनते हुए भी तकलीफ हो रही है। तो मैं एक दफा फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, और वो इसलिए कर रहा हूं कि ताकत और जिम्मेदारी दोनों आपके पास है, और अगर आप ये रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात सुनती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि वो कितनी दूर तक जा रहे हैं। कल ही बहुत ही खूबसूरत एक ट्वीट मारिया मेमन साहबा ने किया था। उन्होंने कहा था कि अब सवाल यह है कि इमरान खान को हर सूरत इक़्तिदार से बाहर रखने की कितनी कीमत चुकाने के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तैयार है। जाहिर है इशारा उनका भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ था। कीमत तो है, और कीमत इमरान खान ने बयान की है क्या है। कीमत वो खलीज है जो फौज और अवाम के दरमियान पैदा कर दी गई है। इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर ये ना आकबत अंदेशी के फैसले वापस लिए जाएं। और मारिया मेमन ने कल ये कहा कि अब फैसला ये करना है कि कितनी कीमत चुकानी है, मतलब कितनी दूर तक जाना है। नुकसान तो हो रहा है और हो चुका है, कितना और करना है। तो मेरा दोबारा दस्त बदस्त इल्तमास है पूरी मिलिट्री की लीडरशिप से कि वो बैठकर बात करें आपस में, और इस मामले को अब यहां पर रुक जाना चाहिए और इसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इमरान खान ने बार बार कहा है कि फौज हमारा कौमी इदारा है, इस पर कौमी जिम्मेदारियां भी हैं, फ़राइज़ भी हैं और इनके कौमी हकूक भी हैं। ऐसे ही फौज पर हमारे भी हकूक हैं, हमारे फ़राइज़ हैं अगर उनकी तरफ, तो हमारे हकूक भी हैं। और अगर आप अपने जो हमारे फ़राइज़ हैं वो मांगते हैं और आप अपने हकूक पूरे नहीं करते, तो ये भी बैलेंस नहीं है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर लाहौर से आपके सामने रखते हैं। अंदर की खबर है कि हॉर्स एंड कैटल शो पर अब पैसा लगाया जाएगा। मरियम नवाज अभी तक खुश नहीं है अपने इमेज के ऊपर, और वो इमेज बिल्ड करना चाहती हैं, और उसके लिए अब जो हमारे पास इत्तलात है, मैं इन्हें ज़ाहिर है मुबैना तौर पर कहूँगा, रिपोर्टेडली कहूँगा, मीडिया में कहूँगा, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो इस खबर में, मैं आपको हमेशा बता देता होता हूँ जहाँ मुसद्दका होती है या नहीं होती तो ज़राए ख़ासे मुसद्दका है, लेकिन मैं फिर भी रिपोर्टेडली का लफ्ज़ एहतियाती तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा ने हॉर्स एंड कैटल शो में एक नया अपना इमेज, अब मुझे नहीं पता वो भैंस को पकड़ के लाएंगी या घोड़े को पकड़ के लाएंगी, क्या इमेज, बहरहाल इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने वनीज़े अहमद साहबा को और जवाद साहब को, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में जिनकी दिलचस्पी है, उनको अब मीटिंग्स में मदऊ किया है। आज एक मीटिंग हुई है या होनी है अब से थोड़ी देर बाद, जिसमें वनीज़े साहबा और जवाद साहब जो हैं वो शामिल होंगे। अब मुझे नहीं पता वो कितना चार्ज करेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, उनका कितना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच, और उनका काम होगा अब मरियम नवाज साहबा की थोड़ी सी रीब्रांडिंग करना। अब हो सकता है कि बाजी मरियम क्योंकि सारे यूनिफॉर्म पहनती हैं, तो हॉर्स और कैटल शो में वो एक जट्टी या गुजरी बनकर वो आएँ, और मतलब ये कि लंबी उन्होंने गुत पहनी हुई हो और उन्होंने लाचा पहना हो और एक कुर्ता पहना हो और अपनी लंबी चोटी जो गुत है उसको हिला रही हों, हाथ में लंबे लंबे झुमके हों उन्होंने, और हो सकता है खुस्सा नीचे पहना हो और हाथ में उन्होंने गाय की या भैंस की जो रस्सी पकड़ी हो और उसको लेकर आ रही हूँ। फिर हो सकता है वहाँ बैठकर वो दूध भी धो के दिखाएं, दूध निकाल कर दिखाएं भैंस से, और क्योंकि वो पहले पुलिस का यूनिफॉर्म और सब कुछ करती रही हैं। आप देखते हैं हॉर्स एंड कैटल शो में वो क्या करती हैं। हो सकता है गोबर भी उठाएं, हाथ से वो पाथियाँ जो बनाते हैं गोबर की, वो भी बनाकर जो है वो दिखाएं, और ताकि वो मुकम्मल तौर पर जैसे पुलिस और दूसरे अटायर में जाती हैं इसमें भी जाए। ये मुझे नहीं पता, बहरहाल अब नया जो है वो एक अटायर आ रहा है उनका, नई ब्रांडिंग हो रही है जिसके लिए मीटिंग हो रही है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने नया धमाका कर दिया। उन्होंने CIA की पूरी वर्कफोर्स, CIA आप पाकिस्तान की ISI ही समझे,
उन्होंने सीआईए की पूरी वर्कफोर्स को गोल्डन हैंडशेक की ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा घर जाओ, पूरी दुनिया में जितनी भी वर्कफोर्स है, उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहिए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि आप खुद ही गोल्डन हैंडशेक लें, हम आपको पैसे दें और आप घर चले जाएं। जाहिर है जो लोग नहीं जाएंगे फिर ट्रंप उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि वो इस पूरी एजेंसी को चेंज करना चाहते हैं। वो पुराने लोगों को नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि पुराने लोग रखेंगे तो वही कल्चर रहेगा। वो इस एजेंसी को नए सिरे से बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस एजेंसी में जो है वो माली मामलात की भी खराबी है, दूसरे मामलात की भी खराबी है, तो इसलिए इन सबको फारिग करना है। ऐसे ही सोचें जैसे कोई नया वजीर आजम आकर पूरी आईएसआई को फारिग करे और उसकी तंजीमें नौ करे। यही इस वक्त सदर ट्रंप कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यूएस एड के दफ्तर को भी बंद कर दिया है। बंद का मतलब है उसके दफ्तर के बाहर जो उसका नाम लिखा हुआ था वो तक हटा दिया गया है। आपको ये तो हम बता चुके हैं कि पहले ही आला सतही वो अपॉइंटमेंट्स कर चुके हैं, जो पहले तो करप्शन फाइंड आउट करेंगे सारी यूएस एड में और फिर उसे बंद करेंगे। मतलब आज हमें पता चला कि एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है 1974 में यूएस एड की मदद की बदौलत ही वजूद में आई थी। जी हाँ, जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है उसकी भी इनिशियल इमदाद, जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है खबर में, वो यूएस एड की इमदाद से ही वो ये सारा इदारा बना था, जिससे अब जो फर्टिलाइजर है वो बनाकर बेचा जाता है। अगली खबर जो है वो एंकर्स एसोसिएशन की जानिब से सीनियर एंकर हामिद मीर, नसीम ज़हरा, अदनान हैदर और अमीर अब्बास ने पीका एक्ट की जो तरमीम है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला दे सके, लेकिन शायद सहाफ़ियों की हद तक कोई स्टे ऑर्डर दे दें, सहाफ़ियों को सिर्फ खामोश करवाने के लिए। हमारे ज़माने में भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ऐसी पीका एक्ट में तरमीम लाना चाहते थे। हमारे कुछ वज़रा बहुत गर्मजोशी से उसको फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने थे और ये एक्ट तब पास नहीं हो सका था। बहरहाल अगली खबर ये है कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के पार्टी से जाने का हमें नुकसान हुआ। अभी आप और भी बहुत सारे नुकसान मानेंगे। उसके साथ साथ असद उमर साहब का भी बयान आया है कि शहबाज शरीफ अगर अच्छे वजीर आजम होते तो इस्टेब्लिशमेंट पर वो प्रेशर ना होता जो आज है। इमरान खान का कद रोज़ बड़े से बड़ा होता जा रहा है और वो भी आर्मी चीफ को यही पैगाम दे रहे हैं कि होश के नाखून लें और इमरान खान को जेल से निकालें। खबरें और भी हैं, एक दफ़ा फिर याद करवा दूं कि लंदन में अब से तकरीबन 4.5 घंटे के बाद, इस वक्त 9:30 बज रहे हैं सुबह के, 4.5 घंटे के बाद मतलब कि 2 बजे दोपहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हम एक मुजाहरा कर रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँगा। अगर आप गिरदो नवा में हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।